प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 15-20 दिन महीने भर के अंदर जो विदेश यात्राएं हुई है उसको अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मोदी भारत को समंदर का राजा बनाना चाहते हैं। मोदी की नजर समंदर का राजा बनने पर है। और जब मैं समंदर का राजा बनने की बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि दुनिया के पूरे समंदर का राजा। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इधर अमेरिका है, उसके बाद में ये अफ्रीका है, यूरोपियन कंट्रीज है, ऊपर ये यहां पर ये रशिया है, उसके बाद में चाइना है। ये आपको भारत का नक्शा यहां पर दिख रहा है। भारत के नीचे ये अरब सागर कह दो, यहां पर ये हिंद महासागर कह दो, उसके बाद में साउथ चाइना सी है, उसके बाद में पैसिफिक ओशियन है। इस पूरे रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। मोदी की नजर इस इंडो पैसिफिक रीजन पर है। और यह इंडो पैसिफिक रीजन कितना महत्वपूर्ण है कि इसका जो राजा होगा वो दुनिया का राजा होगा। सोचिए, अमेरिका यहां पर है, यूके यहां पर है, फ्रांस यहां पर है, लेकिन इस हिंद महासागर के अंदर यहां पर फ्रांस का भी एक द्वीप है और ब्रिटेन का भी एक द्वीप है, यूके का भी एक द्वीप है। इतना महत्वपूर्ण है ये इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर दुनिया की 60% का जो व्यापार होता है वो इसी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर से ही समुद्री मार्गों से होते हुए जाता है। दुनिया की 60% जीडीपी इसी इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास के देशों की है। दुनिया की 65% आबादी इसी इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ने वाले देशों की आबादी है। तो सोच सकते हो, इंडो पैसिफिक पर जो राज करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर पिछले 15-20 दिन महीने भर की अगर यात्राओं को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण देशों की बात करता हूं और उसके बाद में अलग अलग एक एक देश की यात्रा की इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की यात्रा पर जाते हैं। बहुत छोटा सा देश है लेकिन वहां की यात्रा करते हैं। उसके बाद में लौटकर आते हैं तो जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आती है और वो भी इसी इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। जापान के बाद में प्रधानमंत्री जाते हैं इंडोनेशिया की यात्रा पर। इंडोनेशिया के बाद में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर। ऑस्ट्रेलिया के बाद में जाते हैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर। वैसे ऑस्ट्रेलिया की जो तस्वीरें थी और जापान वाली तस्वीरों के समय मैंने बताया था कि दुनिया में जिस समय अविश्वास का दौर चल रहा है उस समय मोदी लोगों के साथ में पर्सनल रिलेशंस बहुत क्लोज डेवलप करके एक विश्वास की बुनियाद पर देशों के रिश्तों को खड़ा करना चाहते हैं। अब अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री के जून के आखिरी सप्ताह की सेशल्स की यात्रा देखें तो यह दुनिया का इतना बड़ा नक्शा, इसके अंदर शायद नक्शे के ऊपर दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा देश है सेशल्स। 1,35,000 की महज आबादी है और लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा होता है। इतना इंपॉर्टेंट, ये मेडागास्कर के ठीक ऊपर, उसके बाद में इधर ये अफ्रीकन कंट्रीज की सीमा लगनी शुरू हो जाती है। जब प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर जाते हैं तो कई महत्वपूर्ण समझौते वहां पर होते हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के साथ में प्रत्यर्पण संधि साइन की है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब भारत से अगर कोई भी अपराधी भाग करके किसी भी तरह का इंडिया में अपराध करके और हमारा कोई क्रिमिनल अगर सेशल्स के अंदर छिपा होगा तो उस समझौते के तहत हम उनको कानूनी तौर पर भी वापस भारत को वो सौंपने को मजबूर होगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो हम पेमेंट करते हैं यूपीआई से, आप मैं कई बार ये सोचता हूं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में अमेरिका ने अपने डॉलर को दुनिया पर थोपा था और डॉलर पर आधारित जो पेमेंट सिस्टम थे स्विफ्ट वगैरह उस पर दुनिया को लाया गया था। लेकिन भारत चुपचाप धीरे धीरे दुनिया के देशों को अपने पेमेंट सिस्टम पर ला रहा है। एक तरफ वेस्टर्न अलायंस जो डॉलर पर है उसके काउंटर में चाइना और रूस जैसे जो ब्रिक्स करेंसी लाना चाहते हैं। भारत इसके भी पैरेलल किसी को ब्रिक्स वालों के एहसास दिलाता है कि हम आपके साथ में, डॉलर वालों को ये समय समय पर एहसास दिलाया रहता है कि हम आपके साथ में, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी यूपीआई जैसा सिस्टम आज तक दुनिया में नहीं है। दुनिया के कई देशों के लिए सरप्राइज होता है कि यहां पर कोई मोबाइल से एक क्यूआर कोड स्कैन करता है और अपना पेमेंट दूसरे खाते में चला जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास में है। कई देशों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है और अब सेशल्स में भी यूपीआई से पेमेंट होगा। इसके अलावा भारत सेशल्स के अंदर सैन्य सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। सैन्य सलाहकारों की नियुक्ति से क्या मतलब है, इसे आप समझिए। दरअसल है क्या कि मैं अगर आपको नक्शे के ऊपर ले जाता हूं तो सेशल्स की आबादी भले ही 1,35,000 की है। ये अगर आप नक्शा देखेंगे और ये ऊपर इंडिया है, इंडिया के बाद में नीचे समुद्री के अंदर मेडागास्कर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये सेशल्स है जो नक्शे पर अभी भी नहीं दिख रहा है। आबादी भले ही
1,35,000 की हो, लेकिन ये छोटे 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 द्वीपों का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग द्वीप है यहां पर, और इस द्वीपों की वजह से इनकी 13 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की समुद्री सीमा लगती है। जो समुद्री सीमा है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की लगती है। अब आप सोचिए, इंडिया, चूंकि इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम वहां पर उनकी नेवी को ट्रेंड करने के लिए, उनकी आर्मी को ट्रेंड करने के लिए, समुद्री इलाकों में निगरानी कैसे रखी जाए, इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए हमने जो वहां पर जो शिप्स वगैरह दी है, उसको ट्रेन करने के लिए, चलाने के लिए हमारे वहां पर सैन्य सलाहकार नियुक्त रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, अब आप वापस आइए नक्शे पर। नक्शे पर जब आप आते हैं और इंडिया का नक्शा देखते हैं, तो आप सोचिए कि भारत के नीचे यहां पर सेशल्स है, और सेशल्स के आसपास 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब भारत लोगों को, वहां की सेना को यह ट्रेनिंग देगा कि यहां ऐसे संभालो, यहां ऐसे संभालो, उस बहाने इंडिया भी तो अपनी यहां पर निगरानी रख रहा है। सोचो, विशेष बात। उसके अलावा यहां पर है ना, फ्रांस का एक द्वीप है, और फ्रांस का इन दिनों इंडिया के साथ कितना क्लोज रिलेशन चल रहा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक ब्रिटेन का द्वीप है, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ। ब्रिटेन के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, और किस तरह के रिश्ते हैं वो आपने हाल ही में G7 जो समिट हुई थी उनकी तस्वीरों से भी आपने देखा होगा। बात लोकेशन की आई तो मुझे एक और बात याद आई। बहुत सारे लोग, चूंकि भारत के जो वैश्विक दुनिया में बढ़ते गौरव को लेकर जब मैं बात करता हूं, तो बहुत सारे लोग इस कंटेंट को देखते हैं, और मेरी आपसे एक अनुरोध है कि पॉलिटिकल पंचायत के वीडियोस देखने वाले देश के किस हिस्से से, किस राज्य से और किस जिले से हैं, इस बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकेशन से मुझे ये याद आया। और साथ में एक अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, उनमें से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। खैर, लोकेशन से आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की सेशल्स के साथ में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इतने छोटे से देश, सेशल्स इतना छोटा देश, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2 बार वहां की यात्रा कर चुके हैं। एक बार 2015 में गए, प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद में। सोचो, उस समय से समंदर पर उनकी पूरी नजर है। ऐसे छोटे 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 देशों को वहां पर वो इंपोर्टेंस दे रहे हैं। 2015 में गए थे, अभी वापस गए हैं। बीच में सेशल्स के प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, इंपॉर्टेंटली। अब उसके बाद में भारत आते हैं। भारत आने के बाद में जापान के साथ में डील होती है। जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आती है, और कितनी क्लोज रिलेशंस वाली ऐसी तस्वीरें आई, चीन परेशान हो उठा। चीन के जापान के साथ में किस वजह से उनकी काउंटर लड़ाई चलती रहती है, और जापान के लिए इंडिया क्यों मजबूत है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ताकि वो चाइना का मुकाबला कर सके। इस बारे में किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जापान के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं इंडोनेशिया के दौरे पर, और इंडोनेशिया के दौरे पर जब जाते हैं तो इंडोनेशिया की जो लोकेशन है, फिर लोकेशन पर आते हैं, वो लोकेशन ऐसी जगह पर है जो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर नक्शे पर जाते हैं तो इंडोनेशिया, जो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, और मैं बार बार कहता हूं कि ईरान का जब अमेरिका के साथ में लड़ाई हुई तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक किया था। ठीक है, अब आओ इंडोनेशिया की तरफ। ये इंडिया है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दरअसल ये इधर से लेकर के ये पूरा इलाका ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, अब रणनीतिक रूप से देखें तो चीन अपना जितना भी कारोबार करता है, वो चीन अपना कारोबार का ज्यादातर हिस्सा इस रूट से होते हुए फिर आगे इस सारे इलाकों में कनेक्ट करता है चाइना। तो चाइना के लिए ये वाला जो चेक पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं फिर थोड़ा और जूम करता हूं, ये जो समंदर का जो रास्ता है ना, ये इतना सा चेक पॉइंट, ये चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडोनेशिया के साथ में अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर चाइना की नस किसी भी दिन दबाई जा सकती है, किसी भी दिन बदमाशी की तो। इसका एक और वजह है कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो भी यहीं पर पड़ते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, उसके ठीक पास में। और यहां पर इंडोनेशिया के इस कॉर्नर पर एक पोर्ट है, शबांग पोर्ट। इस बार की यात्रा में यह तय हुआ है कि शबांग पोर्ट इंडोनेशिया और भारत मिलकर डेवलप करेंगे। आप सोचो, यहां इंडोनेशिया, शबांग पोर्ट,
यहां अंडमान निकोबार, जिसकी लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होने वाला सारा व्यापार इस पोर्ट और इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से होते हुए जाएगा। और पिछले दिनों आपने कई खबरें देखी होगी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत कितने बड़े स्केल पर डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है। अगर हम डिटेल में देखते हैं इस नक्शे को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेट निकोबार कितना दूर है, शबांग कितना दूर है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ में शबांग पोर्ट को डेवलप करने के साथ और भी कई समझौते हुए हैं। उन समझौतों में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो एक तो इंडोनेशिया को भारत ब्रह्मोस मिसाइल देगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल की इंपॉर्टेंस भी बताता हूं। भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डेवलपमेंट जो कर रहा है, वहां पर जो मिलिट्री बेस बना रहा है, वहां पर जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसमें भी ब्रह्मोस की तैनाती कर रहा है। यहां ब्रह्मोस की तैनाती हो रही है और उसके ठीक पास में इंडोनेशिया को भी हम ब्रह्मोस ही दे रहे हैं। यानी कि चाइना का जो बिजनेस रूट है हमारे ब्रह्मोस की बिल्कुल रेंज के अंदर होकर के जाएगा, पहली चीज। दूसरी, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो मिसाइल यूज की थी, स्वदेशी मिसाइल, पूरी तरीके से भारत की अपनी बनाई हुई मिसाइल, ब्रह्मोस भी स्वदेशी है, और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, वो भी इंडोनेशिया को दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इंडोनेशिया भारत के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में समझौता हुआ है। चाइना की दुनिया पर जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर, समुद्री सुरक्षा के साथ में जो ये हिंद महासागर वाला एरिया है, इसमें आपसी सहयोग दोनों देश मिलकर के करेंगे, ये समझौता हुआ है। अब मैं आपको नक्शा फिर से दिखाता हूं। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात की जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन को मोटे तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये इधर ये अफ्रीकन कंट्रीज का पूर्वी हिस्सा, यहां से लेकर के ये अरब सागर के बाद है बंगाल की खाड़ी, फिर ये साउथ चाइना सी, ये जो वियतनाम और इसके पास की है ना, साउथ चाइना सी से होते हुए ये जापान को साथ में लेते हुए ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, ये असल में इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। अब एक बात और सोचिए, ये जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी की वजह से यहां पर चीन अपना दबदबा चलाता है। तो चीन के इस दबदबे से यहां सब परेशान रहता है, साउथ कोरिया परेशान रहता है, जापान परेशान रहता है। इधर साउथ चाइना सी के आसपास देखा जाए तो ये तो सी ऑफ जापान है, यहां पर जापान से इनका झगड़ा चलता रहता है। साउथ चाइना सी के अंदर देखते हैं तो वियतनाम है, फिलीपींस है, इन सब के साथ में चाइना दादागिरी दिखाता रहता है। और ये सारे के सारे देश, कुछ समय पहले फिलीपींस ने कहा था कि इंडिया और फिलीपींस जॉइंट, उनका जो भी पानी के अंदर जो एरिया है उनके फिलीपींस के दायरे में आता है, उसमें भी इंडिया साथ में मिलकर के निगरानी करेगा। यानी कि फिलीपींस भी अपने वहां पर इंडिया को जगह दे रहा है, इंडोनेशिया अपने वहां पर इंडिया को जगह दे रहा है, अंडमान निकोबार के अंदर भारत अपना डेवलप कर रहा है। उसके पास में एक और देश आता है पपुआ न्यू गिनेवा। यहां के वो राष्ट्रपति, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए थे और जब एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनको रिसीव करने गए थे तो मोदी के पांव छुए थे। आप सोचो कितना वो इंडिया के क्लोज आना चाहता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो दुनिया के नेता होते हैं ना, ये जब आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, दिखते हैं तस्वीरों में, इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक तरीके से काम करते हैं। जब उनको पूरी तरीके से किसी देश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने होते हैं, जो समर्पण भाव दिखाना होता है, वही वो तस्वीर हम दिखाते हैं। मोदी के चरण स्पर्श किए थे। अब आप इस पूरे रीजन में देखो, इंडोनेशिया से लेकर के, फिलीपींस से लेकर के, पपुआ न्यू गिनेवा से लेकर के, ये जापान की प्रधानमंत्री अभी इंडिया आकर के गई है। तो ये जो कंटिन्यू एक के बाद एक दौरे हो रहे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बाद में मोदी कहां गए? ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर क्या भव्य स्वागत हुआ, दुनिया को क्या मैसेज दिया गया और चाइना को कितनी परेशानी हुई होगी। अब मैं आगे अमेरिका पर भी आऊंगा और बताऊंगा कि अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया जब गए तो ऑस्ट्रेलिया कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए। एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो आर्मी सेनाएं हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाएगी, ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं, सैन्य अभ्यास करेगी। सैन्य अभ्यास को भी अगर सिंपल भाषा में आप समझोगे तो आप सोचिए कि ये समुद्री इलाका है, दोनों की सेनाएं जब साथ में सैन्य अभ्यास करेगी तो इन्हीं में से किसी न किसी इलाके में करेगी, यहां ही कहीं अपने सीमाओं, या तो ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं के आसपास होगा या इनकी सीमाओं के आसपास होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की सीमा के आसपास होता है तो इंडियन सेना, भारतीय सेनाएं जो है उनकी भी तो इस इलाके में मौजूदगी बढ़ेगी। वो सैन्य अभ्यास के बहाने इस इलाके पर पूरी निगरानी रखना शुरू करेगी।
उस वहां की स्थितियां कैसी है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां का समंदर कैसा है, वहां के क्या चैलेंजेस है, वहां क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ समझ पाएगा। इसके अलावा बात करें तो नौसैनिक सहयोग की बात हुई है और एक विशेष तौर से यूरेनियम आपूर्ति को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास में है। और ऑस्ट्रेलिया में कल जो मोदी अभी 2-3 दिन पहले जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति भारत को लेकर के एक समझौता हुआ है। इससे हमारी जो एनर्जी है, जो बिजली बनाने की कैपेसिटी है, वो, क्योंकि हमारे कई परमाणु बिजली घर है, वो यूरेनियम सप्लाई पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास में दुनिया के सबसे बड़े भंडार है। ऐसे में किसी भी मुल्क को आने वाले कई दशकों और सालों तक अगर मजबूत रहना है तो एनर्जी में भी मजबूत रहना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार इन दोनों रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर तमाम चीजों पर पूरा फोकस कर रही है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी गए न्यूजीलैंड के दौरे पर, और न्यूजीलैंड के साथ भी एक पिछले 40 सालों में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन आप सोचिए कि यार, जो अमेरिका, कहीं कहीं मैं बात करता हूं हमेशा अमेरिका इंडिया को परेशान कर रहा है, अमेरिका इस इलाके में इंडिया को क्यों नहीं परेशान करता है? उसका एक रीजन है। अमेरिका खुद इस पूरे रीजन में, विशेष तौर से जापान से होते हुए इस रीजन में चाइना की दादागिरी से बहुत परेशान है। साउथ चाइना सी से लेकर के सी ऑफ जापान से लेकर के ईस्ट चाइना सी से लेकर के फिलीपींस सी से लेकर के तमाम जगहों पर चाइना की दादागिरी से अमेरिका परेशान है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वजह से वो इंडिया का विरोध नहीं करेगा। वो तो चाहता है कि यहां पर ये देश और इंडिया और मिलकर के अपनी प्रेजेंस मजबूत करे, ताकि अमेरिका खुद कहीं नहीं लड़ना चाहता, वो दूसरों को लड़ाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि यहां पर इंडिया की मौजूदगी भले ही हो। इंडिया के साथ में प्लस पॉइंट क्या है कि अमेरिका ऐसे तो बहुत दादागिरी दिखाता है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस पूरे रीजन में छोटे देशों के साथ में इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और हम यहां पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं, तो फिर दुनिया का 60% व्यापार हमारे जद में आता है, हमारी यहां पर मजबूत मौजूदगी होती है, तो फिर अमेरिका को, चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया की जरूरत रहेगी। और जब इतना बड़ा खेल हो जाएगा, तब पाकिस्तान जैसों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। पाकिस्तान के पास वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि इसके पास बलूचिस्तान में कुछ मिनरल्स है, और दूसरा इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से आप अफगानिस्तान पे नजर रख सकते हो, ईरान पे नजर रख सकते हो, इधर पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर नजर रख सकते हो। इससे ज्यादा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपने बेस देने को तैयार है, वो अपने पोर्ट देने को तैयार है, और लिहाजा और कुछ है नहीं। और इंडिया कभी भी दूसरों की लड़ाई में अपने बेस देता नहीं। अमेरिका कई बार चाहता है कि इंडिया हमारे को बेस दे, और इंडिया अगर अपना एक बार बेस दे दे तो अमेरिका पाकिस्तान को लात मार देगा अगले ही पल। लेकिन इंडिया देता नहीं है। भारत खुद एक शक्ति बनेगा, उसे किसी शक्तियों के पिछलगू बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, लिहाजा हम ऐसी भी कोई गलती ना करें कि दुनिया की किसी बड़ी महाशक्ति के साथ हम व्यक्तिगत लड़ाई पाल दे और उस लड़ाई में इतने उलझे रह जाए कि हम अपना डेवलपमेंट भूल जाए और उस लड़ाई में ही अपने एक राष्ट्र के तौर पर अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा को खपा देते हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी की समंदर पर जो नजर है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के बहाने दुनिया के समंदर पर राज करने के जो मंसूबे हैं मोदी के, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में लास्ट में जाते हुए फिर कहूंगा, इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।